हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अर्पित। तो दोस्तों, आपको पता है कि हम हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो स्टेट पीसीएस के रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम है, किसी भी स्टेट को ले लीजिए, तो हिस्ट्री आपके लिए एकदम बेसिक सब्जेक्ट हो जाता है, जिसको आपको पढ़ना ही पड़ता है। बिना हिस्ट्री के आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो यहाँ पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको हिस्ट्री को मैं बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूँ। थोड़ा सा टाइम लगेगा दोस्तों। ये क्रैश कोर्स जो है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। थोड़े वीडियोस को देखिएगा, उसके बाद में समझिएगा कि मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं कि नहीं क्लियर हुए हैं। ठीक है, एक वीडियो में आप जज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो मैं क्वालिटी कंटेंट दे रहा हूं, मेरे स्लाइड्स पे ज़्यादा फोकस करिएगा। आप उन स्लाइड्स का आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। एकदम पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में, आप ध्यान दे करके देखिएगा। अगर आपने दिया होगा एक दो अटैम्प्ट तो आप तो जानते ही होंगे। तो ये रहने वाला है। तो पिछले वाले वीडियो में जैसा कि आपको पता है, हमारा चैप्टर नंबर जो 1 है, हम उसमें पढ़ रहे हैं इंडिया के ज्योग्राफिकल फीचर्स, और हम ये देख रहे हैं कि उसका इम्पैक्ट क्या रहा है हिस्ट्री में। तो उसका जो लेसन नंबर 1 का जो पार्ट नंबर 1 था, हमने पीछे डिस्कस किया था। आज हमारा जो है पार्ट नंबर 2 है, तो उसमें देखते हैं आगे क्या है। इससे पहले दोस्तों, चैनल पर नए हो यार तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी अपडेट के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो दोस्तों, जैसा कि पीछे हमने डिस्कस किया था लेसन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1, तो आपको पता होगा दोस्तों कि अगर इंडिया के ज्योग्राफिकल फीचर्स को अगर हमें समझना है, इंडिया की ज्योग्राफी को अगर हमें समझना है, तो हमें समझना पड़ता है सब कॉन्टिनेंट रीजन को। यानी कि अगर हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट को समझ ले तो हम इंडिया की ज्योग्राफी को समझ सकते हैं। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की अगर बात करें तो हमने देखा था उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो था हमारा हिमालयन माउंटेन, जिसको हमने पीछे कवर कर लिया है। दूसरा आता है इंडो गैंगेटिक प्लेन, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। थर्ड आता है सदर्न पेनिनसुला, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रह जाता है, वो हो जाता है हमारा कि इतनी सारी डाइवर्सिटी के बाद में कैसे इंडिया में आपको यूनिटी देखने को मिलती है, उस बारे में हम आगे वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे इंडो गैंगेटिक प्लेन के बारे में। तो आखिर इंडो गैंगेटिक प्लेन क्या होता है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसा कि आप मैप में भी देख पा रहे हैं, ये हमारा प्यारा भारत है, इंडिया है। तो जो इंडो गैंगेटिक प्लेन होता है इज इरिगेटेड बाय द 3 इंपॉर्टेंट रिवर। यानी कि जो इंडो गैंगेटिक प्लेन वाला जो रीजन है वो इरिगेटेड, यानी कि वहाँ पर जो भी सिंचाई होती है वो 3 रिवर के थ्रू होती है, जिसमें नंबर 1 है गंगा, सेकंड है इंडस एंड थर्ड है ब्रह्मपुत्र। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों रिवर। इन तीनों रिवर के बारे में आप अच्छे से पढ़िए। अगर इंडियन रिवर सिस्टम की बात करें तो ये 3 रिवर जो है बहुत इंपॉर्टेंट रिवर हो जाती हैं। ठीक है दोस्तों, जैसा कि मैं अगर आपको मैप में जूम करके दिखाऊं तो ये आप देख पा रहे हैं, ये हमारा प्यारा भारत है, ये हमारा इंडिया है। इसमें आप देख पा रहे हैं ये जो हमारा नॉर्थ वेस्ट वाला रीजन है, इधर से लगाकर ये जो नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है, यहाँ तक जितना भी ये आपको ग्रीन एरिया दिख रहा है, सारा क्या है, ये इंडो गैंगेटिक प्लेन है। यहाँ पर काफ़ी अच्छी खेती होती है। आपने देखा होगा कि जो आपकी दलहन हो गई, या फिर आप देखते हैं चावल हो गया, या फिर गेहूँ हो गया, काफ़ी अच्छी फसल होती है। यहाँ पर तो पंजाब है, पंजाब की तो लैंड के बारे में आप जानते ही हैं। तो जो लैंड पंजाब की है वो इन्हीं रिवर की वजह से है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि जो आपका जो इंडो गैंगेटिक प्लेन है वो कौन सा रीजन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा रीजन है, ये इंडो गैंगेटिक प्लेन का रीजन है, जिसमें 3 मेन रिवर हैं, एक है इंडस, एक है गंगा और एक है ब्रह्मपुत्र। इस पूरे रीजन को हम क्या बोलते हैं, इंडो गैंगेटिक प्लेन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जैसे कि आपने देख लिया, इसके आगे अगर देखें तो जो वास्ट प्लेन इज़ मोस्ट फर्टिलाइज एंड प्रोडक्टिव बिकॉज ऑफ द अलुवियल सॉइल। यहाँ पे जो अलुवियल सॉइल पाई जाती है, जैसे कि हिंदी में बोलते हैं उसको जलोढ़ मृदा बोलते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी होती है किसी भी खेती के लिए, एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छी लैंड होती है। यहाँ पे खेती जो होती है उसका जो प्रोडक्टिविटी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। यानी कि अगर हम अच्छे से खेती करते हैं तो हमें रिजल्ट जो है, प्रोडक्टिविटी जो हमें यील्ड मिलती है वो काफ़ी अच्छी मिलती है। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों आगे अगर हम बात करें तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें इंडस रिवर जो है वो कहाँ से राइज होती है या फिर कहाँ से निकलती है, तो इंडस रिवर जो है वो हिमालय से निकलती है। इसके साथ ही साथ अगर इसकी कुछ सहायक नदियों की बात करें, जो मेजर इसकी सहायक मेजर ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो है झेलम, चेनाब, रावी, सतलज एंड ब्यास। आगे हम देखेंगे कि ये जो इसके ट्रिब्यूटरी हैं ये आपस में जाकर के कहाँ पर मिलती हैं, ये सारी चीज़ें हम एक मैप में एनालिसिस करेंगे।
उसके बाद में दोस्तों बात करें अगर पंजाब की, तो पंजाब का जितना भी रीजन है वो इंडस रिवर के थ्रू ही बेनिफिटेड होता है, यानी कि जो भी उसको लाभ होता है खेती के लिए वो इंडस रिवर से मिलता है। पंजाब के दोस्तों अगर बात करें तो पंजाब का लिटरल मीनिंग ही होता है क्या, लैंड ऑफ 5 रिवर, तो पंजाब का मतलब ही ये होता है। उसके साथ में दोस्तों सिंध वाले रीजन की अगर बात करें, जैसा कि आपको पता है कि हमारा कंट्री जब आज़ाद हुआ था तो जो बंटवारा हुआ था, जो सिंध वाला रीजन है वो आज के टाइम पे पाकिस्तान में है, ये भी पहले पंजाब हुआ करता था। तो सिंध वाला रीजन है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, वो लोअर वैली ऑफ द इंडस में सिचुएटेड है। इसके साथ में दोस्तों अगर बात करें, यहाँ पे देखिए थार डिजर्ट के बारे में बताया गया है। दोस्तों एक एक चीज़ आप पॉइंट टू पॉइंट नोट करते चलिए, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चंस आ जाते हैं यहाँ से। कोई भी चीज़ यहाँ पे कोई भी लाइन जो है फालतू नहीं लिखी है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगर हम थार डेजर्ट की बात करें, थार डेजर्ट एंड अरावली हिल्स जो हैं वो कहाँ पे सिचुएटेड है, वो सिचुएटेड हैं इंडस और गैंगेटिक प्लेन के बीच में, ठीक है। अरावली में ही ये राजस्थान वाला जो रीजन है आपका, अरावली हिल्स की बात करें तो राजस्थान वाला जो रीजन है आपका, वहाँ पर एक हाईएस्ट पीक पॉइंट है, ठीक है, अरावली हिल्स में, जिसको हम बोलते हैं माउंट आबू, जिसकी हाइट क्या है 5650 फीट है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि अरावली हिल्स का जो हाईएस्ट पीक पॉइंट या फिर हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, तो वो माउंट आबू है, जिसकी हाइट यहाँ पर दी गई है। उसके बाद में दोस्तों अगर बात करें जो गंगा रिवर है वो कहाँ से राइज़ होती है, तो गंगा रिवर जो है वो राइज़ होती है हिमालय से, यानी कि गंगा रिवर है वो भी हिमालय से निकलती है और वो पहले फ्लो होती है साउथ की तरफ, देन चली जाती है ईस्ट की तरफ। यानी कि अगर हम मैप में देखें तो वो थोड़ा नीचे की तरफ आती है, फिर आपके राइट हैंड साइड में चली जाती है, यानी कि असम साइड में ट्रैवल कर जाती है। दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जो फिगर है ये मैंने बनाया हुआ है, ये इंडस रिवर सिस्टम है। इसको थोड़ा सा मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए आप, ये जो हिमालय है इसको और आगे हम मैप में देखेंगे। जो हिमालय है, हिमालय पे आप देखेंगे कि जो तिब्बत वाला रीजन है ना, जस्ट आपके नेपाल के ऊपर वाला तिब्बत वाला रीजन है, वहाँ पर आप देखेंगे कि एक बोखरचू नामक ग्लेशियर है, ठीक है। उस ग्लेशियर से इंडस नदी जो है वो राइज होती है, यहाँ से निकलती है और ये जास्कर और लद्दाख रेंज है, जो मैंने पीछे आपको वीडियो में बताया था, जास्कर और लद्दाख रेंज के बीच से होते हुए निकलती है और ये फिर जाती है जम्मू एंड कश्मीर में दर्दिस्तान से होते हुए ये चली जाती है इधर साइड में पाकिस्तान में मीथन कोट में जाकर के मिलती है। कहाँ जाकर के मिलती है, मीथन कोड में। इसके साथ में दोस्तों पहले जो मैंने आपको बताया कि सिंधु की कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, यानी कि सहायक नदियां हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये सतलज है, ये कैलाश नामक जो पर्वत है हमारा वहाँ से निकलती है सतलज। ये आगे जा कर के यहाँ पर एक हरिके नामक डैम है और ये ब्यास नदी इधर से आती है, वहाँ ये आकर के यहाँ इससे मिल जाती है। देखिए ये ब्यास है और इधर ये रावी है, जो रवि है, रोहतांग पास है जो कि हिमाचल प्रदेश में सिचुएटेड है। इसके साथ ही साथ झेलम देखेंगे, ये ऊपर से निकल आती है और ये चेनाब है, ये आकर के आपस में यहाँ मिलती हैं और फिर ये जाकर के यहाँ सिंधु से मिल जाती है। दोस्तों कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं इसी से कि झेलम कहाँ से निकलती है, चेनाब कहाँ से निकलती है, रावी कहाँ से निकलती है। इनको ऑर्डर में लगाइए, आपसे पूछ लेंगे कि आप नॉर्थ से साउथ में लगाइए, इनको अरेंज करिए, कौन कौन सी नदियाँ हैं आपको दे देंगे। तो यहाँ से भी डायरेक्टली क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों अगर आगे हम बात करें तो जो हमारा यमुना रिवर है और जो हमारा गंगा है, दोनों एक साथ पैरेलल फ्लो करती हैं। देखेंगे आप उत्तराखंड वाला जो रीजन है वहाँ से ऐसे दोनों चली आती हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे के पैरेलली चली आती हैं। ये गंगा हो गई और ये यमुना हो गई, दोनों एक दूसरे से पैरेलली चली आती हैं और ये आ करके आपस में एक जगह मिलती हैं, जिसको दोस्तों सभी लोग जानते हैं, हम बोलते हैं क्या, प्रयागराज बोलते हैं। ये प्रयागराज में जा कर के आपस में मिलती हैं, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों अगर बात करें तो दोनों रिवर के जो बीच का जो स्थान एरिया होता है उसको हम क्या बोलते हैं, द्वाब बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो द इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, गोमती है, सरयू है, घाघरा और गंडक। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ दिया जाता है आपसे कि यमुना की ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी हैं, आपको ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, उसमें से आपको सेलेक्ट करना होगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में अगर हम बात करें जो इन द ईस्ट ऑफ इंडिया, यानी कि
ईस्ट ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो गंगा प्लेन जो है वो मर्ज हो जाता है जाके ब्रह्मपुत्र में। आगे मैं आपको मैप में दिखाऊंगा कि ये ब्रह्मपुत्र जो निकलती है इधर से जो गंगा जाती है ये आपस में मिलती हैं और जा करके जब जहाँ पे अपना पानी गिराती है ब्रह्मपुत्र, वहाँ पे एक डेल्टा बनता है जिसको वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा बोलते हैं, जिसको सुंदरवन डेल्टा बोलते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिवर ब्रह्मपुत्र राइज बियॉन्ड द हिमालय। ब्रह्मपुत्र भी हिमालय से ही निकलती है, तीनों ही बेसिकली हिमालय से निकलती हैं, बस थोड़ा सा इनकी पोजीशन में डिफरेंस है, बाकी हिमालय से ही निकलती हैं। पहले ये किधर जाती है, तिब्बत वाले रीजन से होते हुए फिर ये कंटिन्यूसली कहाँ जाती है, ये जाती है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, यानी कि असम अरुणाचल प्रदेश की तरफ जाती है। उसके बाद में ये फ्लो करती है किसमें, ये स्लो मूविंग रिवर फॉर्मिंग सेवरल आइलैंड, बहुत सारे आइलैंड बनाती है जब इसका पानी गिरता है जाकर के। तो जैसा कि आपने सुना होगा जो मजुली नाम का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आइलैंड है जो नदी के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। बहुत सारे जो आइलैंड्स होते हैं दोस्तों वो समुद्र के द्वारा बनते हैं, जैसे कि अंडमान निकोबार हो गया, लक्षद्वीप के बारे में आपसे सुना, ऐसे बहुत सारे आइलैंड हैं। लेकिन मजुली के बारे में जो है ये एक रिवर के द्वारा बनाया गया आइलैंड है, जिसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे कभी ज्योग्राफी में। दोस्तों आगे अगर नेक्स्ट पॉइंट में हम देखें तो जो इंडो गैंगेटिक प्लेन है वो कंट्रीब्यूटेड टू द राइज ऑफ अर्बन सिटीज़। अर्बन सेंटर जो है उसमें भी इसका कंट्रीब्यूशन रहा है काफ़ी, पर्टिकुलरली ऑन द रिवर बैंक ऑफ द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर। कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर की अगर बात करें दोस्तों तो जहाँ पे नदियों का संगम होता है उस बारे में बात की जा रही है। इसके बाद में दोस्तों अगर बात करें हड़प्पन कल्चर के बारे में तो हड़प्पन कल्चर भी फ्लरिश्ड हुआ है इन द इंडस वैली, यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में अगर बात करें तो ये भी जो है इंडस वैली में ही फ्लरिश्ड हुआ है। इसके बाद में दोस्तों अगर वैदिक कल्चर की बात करें, आगे हम पढ़ेंगे हड़प्पन कल्चर भी, उसके बाद में वैदिक कल्चर के बारे में देखेंगे दोस्तों। तो जो वैदिक कल्चर है प्रॉस्पर्ड का मतलब है समृद्ध हुआ है इन्हीं वेस्टर्न गैंगेटिक प्लेन में, जैसे कि बनारस, इलाहाबाद और आपका आगरा हो गया, दिल्ली, पाटलिपुत्र जो आज के टाइम पे पटना के नाम से जाना जाता है, आर सम इम्पॉर्टेंट सिटी ऑफ द गैंगेटिक प्लेन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी है गैंगेटिक प्लेन के, तो इनको भी याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चंस आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है। जितनी भी मैं स्लाइड्स आपको दे रहा हूँ सभी में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है दोस्तों। अब यहाँ पर आप थोड़ा मैप में समझिए, पहले जो हमारा इंडिया था कुछ ऐसा दिखता था, ठीक है, धीरे धीरे चेंज होती गई चीज़ें। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जो ये वाला रीज़न है, यहाँ पर मैंने आपको बताया था ये बोखर चू नामक जो ग्लेशियर है, यहाँ से ये आपकी सिंधु निकलती है, सिंधु रिवर जाती है और इधर ये मीथन कोड पाकिस्तान की तरफ चली जाती है। दोस्तों मोहनजोदाड़ो भी जो आज के टाइम पे पाकिस्तान में है, ठीक है। उसके बाद में ये आप देख रहे हैं ब्रह्मपुत्र इधर से जाती है, ये अरुणाचल प्रदेश और ये असम से इधर ये वेस्ट बंगाल की तरफ जाकर के गिरती है, और ये गंगा जो है ये यहाँ से निकलती है, ये आपस में यहाँ मिलती हैं और जब ये अपना पानी गिरता है इनका तो ये एक बहुत बड़ा डेल्टा बनाते हैं जिसको वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा बोलते हैं, यानी कि सुंदरवन डेल्टा बोलते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में आई होप आप समझ गए होंगे, जैसे मैंने आपको थार डेजर्ट बताया था ये राजस्थान में है और यहीं पे आपकी अरावली रेंज है। इन्हीं अरावली रेंज पे जो आपका हाईएस्ट पीक पॉइंट है जिसको माउंट आबू बोलते हैं। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी थोड़ा बहुत। ये आप देख पा रहे हैं इधर अरेबियन सी है, इधर ये है बे ऑफ बंगाल है। आगे अगर दोस्तों अगर हम बात करें तो द सिटी ऑफ पाटलिपुत्र जो है वॉज सिचुएटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ सोन रिवर विद द गंगा। कहने का मतलब है जो गंगा और जो सोन रिवर का जो संगम है वहाँ पर जो है पाटलिपुत्र जो है सिचुएटेड था पहले के टाइम पे, आज के टाइम पे वो पटना है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि पहले के टाइम पे सोन रिवर और गंगा का जो कॉन्फ्लुएंस था वहाँ पे कौन सा जो सिटी है वो सिचुएटेड था, कैसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। और इसके बाद में आगे देखें दोस्तों, इन द एंशियंट पीरियड में अगर पाटलिपुत्र हैड रिमेन्ड द कैपिटल ऑफ मौर्य जो थे और सुंगा थे और गुप्ता थे और अदर किंगडम थे, पाटलिपुत्र जो है उनकी कैपिटल रहा करती थी उस टाइम पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटी ऑन द वेस्टर्न साइड की अगर बात करें दोस्तों तो गैंगेटिक प्लेन वो था दिल्ली। दिल्ली मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटी था, आज के टाइम पे भी दिल्ली मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटी है। सारी चीज़ें ज़्यादा अगर हम पूरे ऑल ओवर इंडिया में बात करें दोस्तों तो आज के टाइम पे भी दिल्ली जो है वो सेंटर है, हमारी कैपिटल भी है, सारी चीज़ें जो है वो दिल्ली में अवेलेबल है। तो काफ़ी टाइम से करीब 1912 के आसपास से दिल्ली हमारा कैपिटल रहा है। उसके बाद में आगे अगर हम देखें दोस्तों, मोस्ट ऑफ द डिसिसिव बैटल ऑफ इंडियन हिस्ट्री सच एज कुरुक्षेत्र और तराइन एंड पानीपत, जितनी भी ये लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं दोस्तों, जैसे पानीपत का युद्ध हो गया, कुरुक्षेत्र और तराइन का युद्ध बहुत मोस्ट फेमस है, इनके बारे में तो आप बिल्कुल रट लीजिए, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें कहाँ पे हुई हैं, ये सारे बैटल जो हुए हैं ये भी नियर दिल्ली, ये हरियाणा वाला रीजन जो है ना पानीपत वाला, तो ये सारा जो नियर दिल्ली है तो आसपास का रीजन है। उसके बाद में ऑल्सो दिस प्लेन हैज़ ऑलवेज बीन अ सोर्स ऑफ टेम्पटेशन एंड अट्रैक्शन फॉर फॉरेन इन्वेडर ड्यू टू इट्स फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिव वेल्थ। जाहिर सी बात है दोस्तों, बहुत ज़्यादा ये प्रोडक्टिव एरिया था, इसके लिए जो फॉरेनर थे उनके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन का कारण भी रहा, और जो इन्वेडर्स थे फॉरेन जिन्होंने आक्रमण किया हमारे, तो उनका कहीं ना कहीं हमारे कंट्री पे आक्रमण करने का एक ये भी रीज़न था कि वो प्रोडक्टिव वेल्थ की वजह से, क्योंकि हमारे यहाँ जो लैंड एरिया था यहाँ की फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि ये इंडो गैंगेटिक प्लेन वाला जो रीजन था बहुत ही प्रोडक्टिव था। उसके बाद में दोस्तों जो इम्पॉर्टेंट पावर्स फॉट फॉर द पोसेशन ऑफ दीज प्लेन्स एंड वैली स्पेशली द गंगा यमुना दोआब प्रूव टू बी मोस्ट कवेटेड एंड कंटेस्टेड एरिया। कहने का मतलब है कि जो भी पहले में जो अधिकार जमाने के लिए अपना जो भी लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं, अपने अधिकार पे कब्जा करने के लिए या फिर अपने एरिया पे जो भी था, जो इंडो गैंगेटिक प्लेन वाला रीजन था, उसमें जो सबसे मोस्ट कवेटेड रीजन था दोस्तों वो था गंगा यमुना दोआब, यानी कि गंगा और यमुना के जो बीच का रीजन था ना, इसके लिए आपस में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई हैं अगर आप हिस्ट्री में जा कर के पढ़ेंगे तो। दोस्तों आगे अगर देखें तो रिवर ऑफ दिस रीजन सर्व एज अ आर्टरीज ऑफ कॉमर्स एंड कम्युनिकेशन। कहने का मतलब ये है कि आर्टरीज ऑफ कॉमर्स एंड कम्युनिकेशन का मतलब है, आर्टरीज का मतलब है एज आ एक तरीके से सोर्स यूज़ किया जाता था इन रिवर्स को कॉमर्स के लिए और कम्युनिकेशन के लिए, यानी अगर कोई कॉमर्स के लिए कोई व्यापार से रिलेटेड जो चीज़ें करनी है और उससे रिलेटेड जो भी कम्युनिकेशन होता था, इन्हीं रिवर्स का यूज़ किया जाता था दोस्तों उस टाइम पे, क्योंकि रोड्स वगैरह नहीं थी। तो इन एंशियंट टाइम इट वॉज डिफ़िकल्ट टू मेक रोड बनाना थोड़ा मुश्किल था। सो मैन एंड मटेरियल, जो भी मैन और मटेरियल का जो मूवमेंट होता था बाई बोट होता था, और किसका यूज़ किया जाता था, इन्हीं रिवर्स का यूज़ किया जाता था। द इम्पॉर्टेंस ऑफ रिवर फॉर कम्युनिकेशन कंटिन्यूड टिल द डेज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी जब तक हमारे इंडिया में उसने शासन किया, उसने इन रिवर्स का यूज़ किया था कम्युनिकेशन के लिए और चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए। तो दोस्तों देख सकते हैं काफ़ी टाइम तक उन्होंने हमारे इस सोर्स को यूज़ किया। तो दोस्तों ये था हमारा सेकंड पार्ट, जिसमें आपने देखा इंडो गैंगेटिक प्लेन के बारे में। मैंने आपको जितनी स्लाइड्स दी हैं, ऐसा कोई स्लाइड नहीं है जिसमें इंपॉर्टेंट डेटा ना हो और वो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है दोस्तों, एक एक स्लाइड आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि ये कोर्स आपके लिए बेनिफिशियल है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आगे और जल्दी आपको वीडियो देने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।